Students, hello students, welcome on Vigyanansh. You are here with Hardeep Singh, and today's topic is very clear from the picture. It's lightning, and it is a part of your chapter Wind, Storms and the Cyclones. Here we will discuss about the lightning and the safety measures during lightning. कि जो तड़ित जिसको बिजली चमकना कहते हैं, कि जो जब तड़ित है ये कैसे पैदा होती है, किस तरह की होती है, अगर तड़ित गिर रही है, अगर आसमान से बिजली गिर रही है तो हमें उससे बचना कैसे है। तड़ित को हम अपनी भाषा में बिजली कहते हैं। घर के अंदर भी बिजली आती है, विद्युत चीज़ एक ही है, लेकिन इस कंसेप्ट पे हम कैसे समझेंगे वो आज हम आगे चलते हैं। सो विद द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिग स्माइल ऑन योर फेस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ क्लाउड्स गेट चार्ज। जो बादल है ना, उन पे आवेश कैसे आता है या बादल कैसे बनते हैं, ये तो आप जानते हैं कि जो अर्थ है यहाँ से पानी वेपराइज होके ऊपर चला जाता है। क्यों हो जाता है ऊपर? क्योंकि हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा कि हवा जब गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर की ओर मूव कर जाती है। जब ये ऊपर जाती है तो ऊपर का ऑन द अपर सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है, वो जो जगह है वो क्या है, ठंडी है। तो जो वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके ठंडे होके फिर से इकट्ठे शुरू हो जाते हैं, उनमें से कुछ आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इस तरह से उनकी क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमने 6th क्लास में पढ़ा है। जो टाइनी आइस क्रिस्टल्स हैं वो और क्लाउड्स आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये वाइट वाले आइस क्रिस्टल्स हैं। अब होता क्या है कि ये जो आइस क्रिस्टल है स्टेबल नहीं है, दे कंटिन्यूसली मूव अलॉन्ग विद द एयर। जो हवा चल रही है उसके साथ ये आइस क्रिस्टल ऐसे मूव कर रहे होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। जब हम जानते हैं कि जब हम एक दूसरे को रगड़ते हैं तो कौन सी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत बल पैदा हो जाता है, ये तो हम जानते थे। तभी तो हम स्केल को कहाँ रगड़ते हैं, अपने सिर पे रगड़ते हैं। कागज़ के पास लेके आओ तो वो जो स्केल है वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये कौन सा है? दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ भी रगड़ के कारण, फ्रिक्शन के कारण क्या जाता है, चार्जेस आने शुरू हो जाते हैं। यही नहीं, हर एक पार्टिकल एक दूसरे की तरह रोटेट करता है और बादल भी चल रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर। जब क्लाउड मूव कर रहा है तो उसका भी हवा के साथ फ्रिक्शन होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो हैवियर पार्टिकल हैं, जिसमें अभी एनर्जी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, अभी वो गर्म होते हैं तो वो तो ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाते हैं। बड़ा है, गर्म है, अभी ठंडा नहीं हुआ है इसलिए लाइटर है, ऊपर की ओर इकट्ठा हो गया, इसलिए ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और ऐसे पार्टिकल जो छोटे थे, जो ठंडे हो गए, एनर्जी कम होगी तो वो डाउन साइड मूव करते हैं और इसलिए नीचे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर? सिमिलरली एट द सेम टाइम जो अर्थ है, हवा के फ्रिक्शन के कारण यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव है, क्लाउड के नीचे नेगेटिव है। ये चार्ज आपके सामने क्लियर होना चाहिए। और इस तरह से जो अर्थ और क्लाउड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये लगभग 100 करोड़ वोल्ट तक हो सकता है। 100 मिलियन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। अब जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो इसको लिखना कैसे है, हम क्या लिखेंगे, हम एज अ minute आइस क्रिस्टल इन क्लाउड्स मूव एंड स्ट्राइक विद वन अनदर। छोटे छोटे आइस के जो क्रिस्टल है ये एक हिलते हैं और दूसरे से टकराते हैं, और टकराने से क्या पैदा हो जाता है, द टॉप ऑफ क्लाउड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जो टॉप है किसी भी बादल का वो पॉजिटिव होता है, while the base of cloud become negatively charged, और जो उसका बेस होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। The earth also develop positive charge। जो पृथ्वी है उसके ऊपर भी धनात्मक आवेश आ जाता है। अब पृथ्वी का धनात्मक और बादल का ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव चार्ज ऑफ द क्लाउड एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अर्थ, दोनों अपोजिट चार्ज हैं। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्लाउड को अपना वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो उसको स्थिर विद्युत आवेश आया है, वो तो कहीं उसने छोड़ना ही है। आप खुद सोचिए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करना शुरू कर देंगे, ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो अपने आप बादल टूट जाएगा। तो इसलिए बादल को स्टेबल होने के लिए दैट हैव टू डिस्चार्ज इटसेल्फ, उसको अपने आप को डिस्चार्ज करना ही करना है। तो उसके डिस्चार्जिंग के अलग अलग मेथड रहते हैं। तो हम बात करेंगे, सबसे पहला मेथड होता है दैट इज कॉल्ड क्लाउड लाइटनिंग। क्लाउड लाइटनिंग कब होती है? जब बादल के आसपास कोई जगह नहीं है, पृथ्वी जो अर्थ है
उसका मटेरियल बहुत डाउन है, बादल से बहुत नीचे है, दैट्स वाई अभी चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है। दो क्लाउड्स एक दूसरे के पास नहीं है, अकेला क्लाउड घूम रहा है, बट उसके अंदर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस इकट्ठे हो गए इस तरह से। तो वो क्या करेगा, अपने ही पॉजिटिव चार्ज को अपने नेगेटिव चार्ज से इंटरेक्ट करवा के डिस्चार्जिंग कर लेता है। तो ऊपर से नीचे, दिस इज कॉल्ड क्लाउड लाइटनिंग। तो इसी को क्या नाम दिया गया है, क्लाउड लाइटनिंग हम कह देते हैं। क्लियर। क्लाउड लाइटनिंग कब हुए, जब इंडिविजुअल क्लाउड है, कोई चांस नहीं उसको कहीं और छोड़ने का, तो उसका अपर लेवल जो पॉजिटिव है और लोअर लेवल आपस में डिस्चार्जिंग पॉसिबल हो जाती है। बट जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से ये बिजली कौंधती है और हमें इतना इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर दूसरा इफेक्ट हो कि दो क्लाउड एक दूसरे के पास आ जाए तो क्या होगा, तो डिस्चार्जिंग टेक प्लेस बिटवीन लोअर नेगेटिव चार्ज पार्ट ऑफ अपर क्लाउड। ऊपर के क्लाउड का निचला नेगेटिव चार्ज और निचले क्लाउड का ऊपर का पॉजिटिव चार्ज आपस में इंटरेक्ट करके डिस्चार्जिंग, इवन देन लाइटनिंग इज देयर। उस समय आपको इस तरह से दिखाई देता है कि दूर दूर बादल है और आपस में इधर से उधर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, अर्थ की तरफ कुछ नहीं आएगा। क्लियर। ये इस तरह से अपर चार्ज, अपर जो आपके पास कौन सा नेगेटिव चार्ज क्लाउड, यानी कि उसका लोअर सरफेस, और निचले का पॉजिटिव, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इनके बीच यहाँ लाइटनिंग हो जाती है। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड टू क्लाउड डिस्चार्जिंग। अभी भी हमारे तक डर नहीं है, हम तक नहीं पहुँचेंगे। थर्ड जो टाइप रहता है हमारे पास लाइटनिंग का, जिसे हम बोलते हैं क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। जो आपने सुना बिजली कहाँ गिरती है, बिजली ऊंचे स्थानों पे ज़्यादा गिरती है, राइट। बिजली खंभों पे ज़्यादा गिरती है, बिजली ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर गिरती है। पहली बात, ये इन जगहों पे क्यों गिरती है, क्योंकि जब अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ऊपर का जो बादल है वो उसको अट्रैक्ट करता है। बादल का नेगेटिव अर्थ के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज हायर पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, ऊंची जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, पोल्स पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन के कारण, आप जानते हैं एयर इज द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हवा जो है, वायु जो है, ये क्या है, विद्युत की कुचालक है। अगर विद्युत की सुचालक होती तो हम स्विच ऑन करते, बल्ब कहीं भी जाके जल जाता, समझ रहे ना, हमें तारें बिछाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन व्हेन द एयर इज हॉट इट बिकम द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हवा गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर हो जाती है। अब दोनों ही साइड में इतनी इंटरेक्शन होती है क्लाउड और किसके बीच में, अर्थ के पॉजिटिव के बीच में, कि बीच की जो एयर है वो धीरे धीरे हीट पकड़ती है और जो क्लाउड से स्ट्राइक कहाँ पे, हमारे अर्थ के अपर सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हो जाता है। लिखेंगे कैसे, द नेगेटिव चार्ज एट द बॉटम ऑफ द क्लाउड वांट्स टू लिंक अप विद द ग्राउंड पॉजिटिव चार्ज। द accumulation of electric charges has to be great enough to overcome the insulating property of air। एयर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी से ज़्यादा होना चाहिए। When this happen, जब इनकी आपस का accumulation बढ़ गया, a stream of negative charge pour down towards a high point। तो क्लाउड में से नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ, हाई पॉइंट ऑफ अर्थ की तरफ चल जाता है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है क्लस्टर ड्यू टू द पुल ऑफ थंडरहेड। जहाँ बादल ने क्या किया था, अर्थ का पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा किया था। तो उस टाइम पे इस तरह से क्लाउड नहीं होती है, आपने देखी होगी। देखिए यहाँ क्लाउड से कहाँ को आ रही है, डायरेक्ट अर्थ की तरफ आ रही है। तो यहाँ इस तरह से रहता है, ऊपर पॉजिटिव, अर्थ के ऊपर वाले हिस्सा यानी कि जो बादल का निचला हिस्सा उस पर नेगेटिव और अर्थ पे पॉजिटिव। अब अर्थ में पॉजिटिव नीचे कम है, लेकिन जो जगह ऊंचे ऊंचे पेड़ है उस पर क्या है, पॉजिटिव ज़्यादा है। ये इस इंट्रैक्शन के कारण जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ किसी एक जगह पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी स्ट्राइक करेगी। तो ये है, तो ये थर्ड मेथड था क्लाउड टू ग्राउंड अर्थिंग, और यही ह्यूमंस के लिए, यही लिविंग बीइंग्स के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस रहता है। जब हम इससे करेंगे तो इस लाइटनिंग से हमें बचने के तरीके आने चाहिए। तो सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हेन यू आर आउटडोर। घर से बाहर है तो कैसे बचना है, आप, मैंने अभी बताया 1000 वोल्ट, 100 करोड़ वोल्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर 100 करोड़ वोल्ट होगा तो अंदाजा लगाइए क्या स्थिति रहेगी, समझ रहे ना। कोई नहीं बचता है अगर इतनी वोल्टेज, हालांकि 60 मेगावाट से ऊपर ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर वेदर फॉरकास्ट पता लग गया थंडरस्टॉर्म है तो पोस्टपोन योर ट्रिप और एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी को मत कीजिए, उसे रोक दीजिए। दूसरा है डोंट टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटरी। कभी भी अगर प्लेन मैदान है और खुली जगह पे है, केला पेड़ है, उसके नीचे नहीं खड़े होना। आप जानते हैं कि वो उस खुले मैदान में सबसे ऊंचा वही है,
इसलिए अगर लाइटनिंग हुई तो उसके ऊपर ही गिरेगी। दूसरा, इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। अगर आप जंगल में हैं तो किसी छोटे पेड़ के नीचे जाना है, बड़े पेड़ पे स्ट्राइक हो सकता है, उससे बचना है। डू नॉट यूज अम्ब्रेला विद अ मेटल रॉड एट ए हेड। कई जो पुराने छाते होते हैं उनके सिर के ऊपर क्या होती लगी है, ठीक है, आयरन की डंडी होती है। अगर वो आयरन की डंडी आप देखते हैं तो समझ लीजिए आप लेके चले हुए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट कर सकती है, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उससे बचना है तो क्या तरीका आपके पास, तो ऐसा छाता ले लीजिए जिसके ऊपर प्लास्टिक कैप है, और छाते को पकड़ना भी कहाँ से है, प्लास्टिक पॉइंट से पकड़िए। इफ़ इन द वाटर गेट आउट, अगर पानी के अंदर है तो बाहर आ जाइए। गो टू सेफर प्लेस, सेफ जगह पे जाइए। व्हेन थंडर रोर्स गो इन डाउन, फाइंड सेफ एंड क्लोज शेल्टर। तो एक तो ये तरीका है। तो दूसरा जो तरीका हमारे पास 6 पॉइंट है, सस्पेंड एक्टिविटीज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स आफ्टर द लास्ट क्लैप ऑफ थंडर। एक बात ज़िंदगी में याद रखिए कि अगर आपको जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि अगर लास्ट जब थंडर स्टॉर्म हो गया, आपको गड़गड़ाहट सुन गई, तो उसके 30 मिनट तक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको बाहर। अगर शेल्टर अवेलेबल नहीं है, अगर आपको ढंग से आश्रय नहीं मिलता है, तो क्या करिए, क्राउच लो। अपने आप को जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा। कैसे, अपनी टांगों को इकट्ठा करके बैठ जाइए और सिर को फिर टांगों के बीच दे दीजिए। क्राउच लो, जितना छोटा अपनी बॉडी को करेंगे उतना आप बचेंगे। स्टे अवे फ्रॉम कंक्रीट फ्लोर्स, कंक्रीट के फ्लोर से, वॉल से, क्योंकि उसके बीच में भी लोहा डला होता है, उसके बीच में स्टील है, आयरन है, तो वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट कर सकता है। तो उससे भी आपको क्या करना है, बचना है इन चीज़ों। अगर आप घर से बाहर किसी बस में है, ट्रक में है, बंद गाड़ी में है, मेरी बात याद रखिएगा, बस में है, ट्रक में, साइकिल पे नहीं, तो आप सेफ हैं। देन चांसेस ऑफ द क्लाउडनिंग, लाइटनिंग इज़ वेरी लेस। ये तो अंदर की, ये तो हुए घर से बाहर। अंदर की बात करते हैं हम, तो अगर अंदर देखते हैं आप तो हमें कैसे बचेंगे, पानी से दूर रहिए। अगर आपकी घर के छत जो है वो है प्लास्टिक टैंक है और पाइपिंग भी पीपीआर की है, प्लास्टिक की है, तो आप सेफ है। अगर आपके घर में जो पाइप है वो लोहे की पाइपें लगी हुई हैं और टंकी का ढक्कन खुला हुआ है, या ध्यान रखिए पीपीआर की पाइपिंग हो, प्लास्टिक की टंकी हो, ढक्कन बंद हो, तो आप सेफ है। लेकिन अगर ढक्कन खुला हुआ है तो प्लास्टिक की टंकी है, चाहे प्लास्टिक की पाइपें हैं, तब भी आपको क्या हो सकता है, लाइटनिंग हो सकती है, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक रोड नहीं लगी हुई है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से बचना है, टीवी, रेडियो, इन सब से बचना है, क्योंकि जो डिश होते हैं वो भी हाईएस्ट पॉइंट है आपके छतों पे, दे मे अट्रैक्ट द लाइटनिंग। उसके बाद कॉर्डेड फ़ोन से बचना, कॉर्डेड तार वालों फ़ोन से बचना है। मोबाइल फ़ोन फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़, कंक्रीट फ्लोर से दूर रहिए, क्योंकि विंडो तक भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये थी कुछ बातें, इसमें ध्यान रखने वाली बात है। गाड़ी के अंदर है तो गाड़ी के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, अपने आप को बचा के रखिए, सभी में जागरूकता फैलाइए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।